मोर देन फुआर, मोर देन व्हाट इज मोर देन फुआर? मोर देन फुआर का मतलब है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको वाइपर चलाना होगा। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है, अगर वो समझते हैं गलत है तो हाई कोर्ट में जाए। शुक्र है कि उन्होंने कम झूठ बोला ना, वो दोबारा कह देते कि हम फिर निकल पड़े हैं कराची पे कब्जा करने। 63% बारिशें पंजाब में ज्यादा ऑलरेडी हो चुकी हुई। सबसे ज्यादा हरासमेंट हेल्थ सेक्टर के अंदर होती है। जंक फूड हम खा रहे हैं और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8000 स्टेप करने से आपका वेट लूज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की कुर्सियां खाली हो गईं। तीनों ऐवान अपोजिशन लीडर्स के ओहदों से महरूम। 9 मई केस में सजा पाने वाले 9 अरकान असम्बली और सेनेटर्स को डी सीट कर दिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों से सजाओं के बाद इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया है। भारत की माशी मुश्किलात मजीद बढ़ गई। आइंदा चंद घंटों में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। कहा, भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा करेंगे। भारत न सिर्फ रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि फरोख्त भी कर रहा है। भारत को परवाह नहीं कि यूक्रेन में कितने लोग मारे जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो इस पर भी इजाफी टैरिफ लगाएंगे। 10 अगस्त तक धुआंधार बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात ने नई पेशगोई कर दी। बालाई पंजाब, खित्ता पुठवार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश होने की तवक्को। एनडीएमए ने दरिया चनाब और दरिया झेलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा जाहिर कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में दरिया हुंजा और शिगर में पानी के बहाव में इजाफा मुतवक्के। योग और शिब्बी के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। काबिज़ इसराइल की जानिब से गजा पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी गई। एक रोज में 13 इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों समेत 52 अफराद को शहीद कर दिया गया। बच्चों समेत 8 फ़लस्तीनी ग़िज़ाई किल्लत से इंतकाल कर गए। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल से फ़लस्तीनियों की नाकाबिले तसव्वुर तकालीफ खत्म कराने के लिए इक़दाम उठाने का मुतालबा कर दिया। और इलेक्ट्रिक के सीईओ पर इल्जाम के बावजूद क़यादत खामोश क्यों? मुनिस अलवी पर हिरासानी का इल्जाम साबित हो गया। शवाहिद पर फैसला आ चुका, लेकिन इंतजामिया ने केस में दायरा इख्तियार को बुनियाद बना लिया। माजी में के इलेक्ट्रिक पर अमवात चोरी और ओवर बिलिंग पर किसी का एहतसाब न हुआ। उधर गवर्नर सिंध ने हिरासानी केस में मुनिस अलवी की फौरी रिलीफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी। खातून के वकील बैरिस्टर तलाल वासिफ कवी का कहना है कि गवर्नर हाउस ने मुतसिब सिंध के तारीखी फैसले पर आर्जी हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया है। गवर्नर ने इंसाफ और कानूनी अमल के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मामला पीर 11 अगस्त को मुकम्मल समाअत के लिए मुकर्रर किया है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर आके। बस शक के दुनिया बोले के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया साहब। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा आगाज हुआ होगा। और उसके साथ साथ आज जब घर से मैं निकला तो देयर वाज मोर देन फुआर, मोर देन। व्हाट इज मोर देन फुआर? मोर देन फुआर का मतलब है कि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको वाइपर चलाना होता है, दैट इज मोर देन फुआर। और उसके बाद देखिए बारिश नहीं हुई। लेकिन हाँ वही बात है, तो तरसते आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा 15 जुलाई तक, 15 अगस्त तक का, क्योंकि कहा गया है कि अब 15 अगस्त को बारिश कराची में हो सकती है। सो आई एम डायरली वेटिंग फॉर 15 अगस्त। इट्स जस्ट राउंड द कॉर्नर, अगले हफ्ते तक की बात। देखते हैं। लेकिन उससे पहले जरा सियासी नाश्ते से आगाज करते हैं। 9 मई में सजा पाने वाले कौमी अरकान असम्बली। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कौमी असम्बली, सेनेट और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर की कुर्सियां खाली हो गई। बिल्कुल, और तीनों ऐवान में अपोजिशन लीडर के ओहदों से ये महरूम हैं। उधर अगर हम 9 मई के केसेस की बात करते हैं तो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से सजा पाने वाले जो 9 अरकान असम्बली और सीनियर्स को डी सीट कर दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन इसका जारी किया है और नाअहल जो हुए हैं उनमें शिबली फराज भी हैं, उमर अयूब भी हैं, हैदर अली भी हैं, साहबजादा हामिद रजा भी हैं। देयर आर ओवरऑल 9 जिनकी हम बात करें जिनको डी सीट कर दिया गया है, विच मेक्स मी टू क्वेश्चन कि अब इस वक्त सूरत हाल क्या बनने जा रही है। और 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली, 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया गया है। तो अब आगे सूरत हाल क्या बनती नजर आ रही है? चले जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है उसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा नून लीग सेनेटर नासिर भट्ट साहब। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा, सबसे पहले जानना चाहेंगे इलेक्शन कमीशन का पीटीआई और उनके इत्तेहादियों को डी सीट करना
आइन और कानून के मुताबिक है या सियासी इंतकाम? वैसे बहुत से तजज़ेकार और माहिरीन इसे 9 मई का तसलसल ही करार दे रहे हैं। दूसरा ये भी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को सियासी साजिश करार दे रही है। आप इस दावे पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? 9 मई हुआ ना, किसने किया ये आम लोगों के सामने है। अदालतों में केस है, अदालतों ने सजाएं दी हैं। अगर वो समझते हैं कि सजा गलत है तो उन्होंने अदालत के पास जाना है, अपनी बेगुनाही साबित करें। अदालत अगर उनके पास हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, बरी हो जाएंगे। उनको सजा कानून के मुताबिक हुई है। अगर ना हुकूमत ने सजा दी है, ना हुकूमत का इसमें हाथ है। 9 मई हमने नहीं कराया कि हम आग जाके अपनी फोर्सेस पे हमले करें, GHQ पे हमला करें। तो ये अगर वो अपोजिशन ये कहती है अब के जी हमने किया है, तो फिर अगर हमने किया है तो हमारी पिक्चर होती है, हमारी वीडियो होती है। जिन्होंने किया है उनकी वीडियो है, उनके प्रूफ है सबके सामने। जिन्होंने भेजा है, जो सब मिल के जिन्होंने साजिश की है, उसमें चाहे PTI के चेयरमैन है या उसके जितने लीडरान है वो शामिल है, वो आपके सामने है। जब एक साजिश होती है वो बेनकाब हुई है। अगर वो लाहौर से निकले हैं तब भी वो उसका कहते हैं आर्मी के जो ऑफिस है या GHQ की तरफ पिंडी आए हैं या कोर कमांडर के घर गए हैं, गुजरात सब लोग जहाँ भी गए हैं फौजी तनसीबात उन्होंने जलाई है। तो ऐसी सियासी जमात कोई नहीं होती जो अपनी फोर्सेस पे हमले करे और जाके GHQ पे हमले करे या कोर कमांडर घर जाए आग लगाए। तो ये सब बातें आपके सामने हैं। जब उनको सजा होगी, वो नायल हो गए, तो इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। अगर वो समझते हैं गलत है तो हाई कोर्ट में जाएं, जाके स्टे लें, अपना केस लड़ें। इसमें हुकूमत क्या करे आप मुझे बताएं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है ये PTI की अपनी कमज़ोरी या कोताही है? क्योंकि इल्ज़ाम तो यही किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। और ये भी कि इस वक्त जो सूरत हाल PTI की नज़र आती है, पार्टी के अपने अंदर तकसीम दर तस्लीम हम देखते हैं, हर महीने बाद ग्रुप्स नए हो जाते हैं, इधर से उधर बंदे चले जाते हैं। देखिए, हुकूमत तो PM साहब ने पहले भी कहा, बैरिस्टर गौर से जाके मिले, उसको हाथ मिलाया जो ऑपोजिशन लीडर है कि आए हम आपके साथ बैठ के बात करते हैं, हमारे साथ आप बात करें। वो बात करते ही नहीं। हुकूमत अभी भी कहती है बात करें, लेकिन वो उनके दिमाग में पता नहीं क्या है कि वो कहाँ बात करेंगे। ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आपने अगर बात करनी है तो हुकूमत से करनी है। वो हुकूमत एक सियासी जमात है, कभी वो हुकूमत में है, कभी हम अपोजिशन में है, वो हुकूमत में। तो हुकूमत और अपोजिशन बैठ के कोई बात करेगी। और कौन सा ऐसा फोरम है जिधर वो बात करना चाहते हैं? 2 साल उन्होंने ज़ाया किए। कोई कहते हैं कि वो जमहूरी तरीका अख्तियार नहीं करते, बात नहीं करते। तो इमरान खान अगर ये समझता है कि वो बात किसी और जगह करेगा तो वो उसका अपना ज़हन है। बात उसने हुकूमत से करनी है, हुकूमत तैयार है बात करने के लिए। अब मुझे आप बताएं कि वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का दस्तों गिरबां हो रहे हैं। तो जब वो आपस में एक हो जाएंगे और वो हुकूमत से बात करेंगे तो हम तो तैयार हैं। अगर वो इसी तरह का रवैया रखेंगे, आप आज 5 अगस्त थी, उसने कहा था हम आज बड़े वो एहतजाज करेंगे, वो आपके सामने है। पाकिस्तान माशाल्लाह ठीक चल रहा है, लोगों की आमदोरफ्त है, किसी जगह कोई रुकावट हुकूमत ने नहीं डाली और कोई लोग बाहर नहीं निकले। हम पहले भी कहते थे कि अब इनके लिए लोग बाहर नहीं आएंगे। आपके सामने चीजें हैं, अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो फिर कानून अपना रास्ता बना लेता है। 2 चीज़ें ना, 2 चीज़ें। एक तो ये कि क्या मुस्लिम लीग इस फैसले के बाद ज़मीनी इंतखाब में भरपूर हिस्सा लेगी, और दूसरी चीज़ ये आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है, PTI को इस फैसले के बाद हिमायत में कमी का सामना करना पड़ेगा? देखें, जब कोई इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है, कोई इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, वो खुद इलेक्शन कमीशन में लोग जाते हैं, कभी हम भी जाते थे कि कोई D सीट हो गया तो हम जाके वहाँ केस लड़ते थे। ये भी जाएं, यहाँ जाएं। अगर ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कोई गलत फैसला किया तो उसके खिलाफ कोर्ट में चले जाएं। फैसले तो अब या अदालतों में होने हैं। हुकूमत से जब भी अपोजिशन ने बात करनी है तो हमने बैठ के कुछ वो कहते हैं ना कि कानून साजी होनी है, तो उसके लिए अपोजिशन के साथ बैठते हैं। उनको अगर कोई हमारे साथ ऐसे इख्तलाफात हैं, वो भी हम बैठ के उनके साथ हल करने के लिए तैयार है। किसी चीज के लिए भी वो बैठेंगे। हुकूमत और अपोजिशन बैठ के ही मसाइल के हल निकालते हैं, वो बैठते नहीं है। हुकूमत अब उनको जबरदस्ती अपने साथ नहीं बिठा सकती। हम तो चाहते हैं कि वो हमारे साथ बैठे बात करें।
और जब इलेक्शन कमीशन ने कुछ शेड्यूल अनाउंस किया है तो हर सियासी जमात का हक है कि वो अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, इलेक्शन होगा, इलेक्शन में जो जीतेगा वो कहते हैं कामयाब होगा। इलेक्शन कमीशन उसका नोटिफिकेशन जब जारी करता है तो उसी का जारी करता है जो कामयाब होता है। तो ये चीजें आपके सामने है। अब अगर उसके शेड्यूल का ऐलान होगा तो हर सियासी जमात का हक है कि वो इलेक्शन लड़ेगा, किसी को कोई रुकावट नहीं होगी। नासिर भट्ट साहब, आप ये कह तो रहे हैं कि अदालतों में जाएं और वहां से जाकर अपने हक के लिए लड़े। अगर ये फैसला चैलेंज करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, लेट्स से, और इसको कलअदम करार देता है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर नून लीग की क्या हिकमत अमली होगी? एंड हैविंग सेड दैट, इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा कार्रवाई की है या तमाम फरीकैन को मुकम्मल समाअत का मौका दिया है? बिकॉज पीटीआई का ये इल्ज़ाम है। देखें, ये आपने बात की, ये हुकूमत का इसमें कोई कंसर्न नहीं होता। अगर वो जिसके खिलाफ फैसला हुआ है वो अदालत में चला जाएगा, अदालत स्टे देगी तो फिर वो इलेक्शन कमीशन को बुला लेगी, वो अदालत फैसला करेगी कि ये कानूनी है या गैर कानूनी तरीका अख्तियार किया इलेक्शन कमीशन ने। फैसला अदालत ने करना है। हमने उसने अगर इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस किया है तो फिर हर सियासी जमात उसको फॉलो करेगी, इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होगी। अगर स्टे हो जाता है, अदालत स्टे दे देती है तो फिर इलेक्शन नहीं होगा। फिर जब तक अदालत फैसला नहीं करती ये स्टे ही रहेगा। ये कानूनी तरीका है, उसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। अच्छा नासिर भट्ट, अवामी तासुर ये है कि सियासी जमातें इदारों को दबाव में लाने की कोशिश करती हैं। क्या मुस्लिम लीग नून ऐसा कोई रवैया इख्तियार किया कभी मुस्लिम लीग ने? मैं तो ये कह रहा हूँ आपके सामने कि 26वीं तरमीम के बाद अदालतें आज़ाद हैं, वो अपने फैसले खुद करती हैं। अगर हमारे नवाज शरीफ को सरकार ने अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पे फॉर लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया था तो हमने भी आके अदालतों में ही पेश हुए, अदालतों से हमने इंसाफ लिया। तो अदालतें ही इंसाफ देगी। मुझे आप बताएं कि हुकूमत इसमें क्या कर सकती है? हुकूमत ना अदालत को डिक्टेट कर सकती है, ना इस तरह होता है। बाकी जो अगर वो समझते हैं कि उनके खिलाफ फैसला गलत आया तो वो अदालत में जाए। हुकूमत ना किसी को जेल में भेज सकती है ना वापस ला सकती है। इमरान खान के साथ जो कुछ भी 9 मई के वाकयात हुए हैं वो अदालतों ने किए हैं, अदालतें फैसला कर रही हैं। अगर उसको 190 मिलियन पाउंड की वो चोरी की सजा हुई है तो वो अदालत ने दी है। वो अपनी बेगुनाही अदालत में साबित करे कि उसने 190 मिलियन का क्या हाल किया। वो पैसा आया था स्टेट बैंक के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए बाहर से, तो उन्होंने मलिक रियाज के अकाउंट में उसके वो जो उसके ऊपर जुर्माना था वो जमा करा दिया। वो फिर आपके सामने है, वो पैसा वापस हुआ, स्टेट बैंक को गया, उसके बदले उसने मलिक रियाज से अलकादर यूनिवर्सिटी ली, जमीनें ली। तो ये चीजें आपके सामने हैं। हुकूमत इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर वो चाहते हैं कि हुकूमत से कोई बात करनी है तो हुकूमत तैयार है, हुकूमत बात करेगी। इलेक्शन कमीशन नया कौन आना चाहिए, ठीक। अगर कोई ऐसी चीजें और हैं जो कोई नए इक़दामात करने हैं किसी चीज पे, उनको अगर इत्तेफाक नहीं है और वो चाहते हैं कि ये चीजें गलत हो रही हैं तो कानूनन, तो फिर आप अपोजिशन के साथ बैठते हैं, हुकूमत बैठेगी, बात करेगी। हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि हम अपोजिशन से बैठ के बात करते हैं, आए हमें बताएं उनको क्या तहफ़्फ़ुज़ात है। वो बैठते ही नहीं। उनका एक मिशन है कि इमरान खान को जेल से लाना है, तो वो अदालत नहीं करना है। चाहे अदालत उनको रिहा करेगी तो वो बाहर आ जाएंगे। अदालत उसको अभी तक वो अगर 14 साल की सजा अदालत ने दी है, अपनी बेगुनाही साबित करेंगे तो अदालत उनको रिलीज कर देगी। और अगर वो समझती है अदालत के नहीं ये वाकई मुजरिम है और इनको सजा ठीक हुई है, फिर वो सुप्रीम कोर्ट बहुत चले। शुक्रिया सेनेटर नासिर साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और अपना सियासी नाश्ते पर तज्जिया हमारे साथ थोड़ा सा शेयर किया। देयर इज मोर इन सियासी नाश्ता। यस। और कुछ बैनुल अक़वामी मामलात से पहले जो भारत जो है एक्चुअली बैनुल अक़वामी मामलात में ही यस ओके, बट हाँ, लेकिन उससे जुड़ी एक हमारा रीजनल भी इशू है ना। हम तो ये बात करने जा रहे थे कि जी जो ट्रंप इस वक्त भारत की फिटकी लगा रहा है और वो टैरिफ का कह रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं नहीं जीरो टैरिफ वाले से मामला हल नहीं होगा। अब भारत को रूस से तेल जो है वो नहीं खरीद सकते आप। लेकिन उससे पहले मसला ये है कि भारत जो है उसको शायद समझ नहीं आ रहा है, इतनी मार खाई है उसने 9-10 तारीख को, और उसके बाद अब सिचुएशन क्या बन रही है सादिया? सिचुएशन ये बन रही है कि अब भारत का जो मीडिया है वो फिर झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। शुक्र है कि उन्होंने कम झूठ बोला ना। वो क्या वो दोबारा कह देते कि हम फिर निकल पड़े हैं कराची पे कब्जा करने, हम फिर निकल पड़े हैं लाहौर पोर्ट को उड़ाने के लिए। तो इस बार भारतीय मीडिया ने एक नया शगुफा छोड़ा है
और वो शगुफा है ये, पाकिस्तान ने पाकिस्तान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम जो लगाया है, और ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के हाथों शिकस्त तो खाई है भारत ने, लेकिन भारतीय मीडिया ने अपनी रविश नहीं बदली है, झूठ को एक बार फिर वतीरा बना दिया। बिल्कुल जी, सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम पाकिस्तान पे धरा है भारत की जानिब से, और गोदी मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद खुद भारतीय कर रहे हैं, खुद उनको सियासतदान की तरफ से और उनकी आवाम की तरफ से मुसलसल जो है वो इसके ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं कि भारत के जंगी तैयारे हो गए और फिर LOC पर परवाज कर रहे हैं और पाकिस्तान फौज के लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाइस्तियाल फायरिंग कर रही है। ये वो सारी बातें हैं जो मुसलसल कल और परसों हमने देखा, बल्कि पूरे एक हफ्ते से इसको पहले बिल्ड करने की कोशिश की, जो एक काइंड ऑफ नैरेटिव है, जो तरीक़ाकार है भारत का, जिस तरह से वो कोई भी चीज़ बिल्ड करता है वो ये कि वो एक स्टोरी क्रिएट करते हैं विच इज़ एक्चुअली अ लाई। वो एक पिक करते हैं लाइन, फिर उसके गिर्द वो एक स्टोरी घड़ते चले जाते हैं, फिर उसकी एक सीरीज बनती है एंड देन इट गोज ऑन फॉर वीक्स एंड वीक्स व्हिच इज एक्चुअली अ फेलियर। हाँ, तो वो बस अपनी जो भी करना चाहते हैं वो करें, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि इसको बड़े बड़े जो साफ़ी बैठे हुए उसको नेगेट भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम जो लगाया गया है, और इस पर फिर राजीव सरदेसाई ने, जो उनके एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई कि इंडियन आर्मी ने खुद ही डिनाई कर दिया कि कोई सीज़फायर वायलेशन नहीं हुई है। पूंछ सेक्टर का नाम लिया था भारत के मीडिया ने। बाय द वे, ये जिन साहब की हम वीडियो दिखा रहे हैं जिनका नाम अर्नब गोस्वामी है, उनसे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। वो काबुल का जो गालिबन इंटरकॉन्टिनेंटल होटल था उसके 5वें फ्लोर पे उन्होंने एक मीटिंग करवा दी थी, जबकि फिर पाकिस्तानी पैनल ने जो है कहा कि भाई उसके 2 ही फ्लोर हैं यार, 5वें फ्लोर पे फिर वो उस पर खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच रही थी। तो आप ये कर सकते हैं, अर्नब गोस्वामी कुछ भी कर सकते हैं, ही कैन डू एनीथिंग, लेकिन he can say anything. No, he can say Create anything. any kind of story. Yes. But I feel sad for him. बेचारे हैं बहुत. I feel sad for the whole Indian administration right now. Right. Because एक तो ये कि वो पाकिस्तान को उन्होंने पाकिस्तान में सींग उखाड़ने की कोशिश की, पाकिस्तान ने सींग तोड़ दिए। फिर अब ये है कि जो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प हुआ करते थे कभी, अब वो माय डियर फ्रेंड नहीं है। बाय द वे, लेट्स डू वन थिंग, कल हम वो कॉन्ट्रडिक्शन लाजमी चलाएंगे इंडियन मीडिया की, जो पहले उनके एंकर्स कहा करते थे कि ट्रम्प तो क्या चीज है, ट्रम्प इस जैसा दोस्त कभी मिलेगा नहीं, तेरा जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना। और अब जो वो इट आल्सो वाज जब अमेरिका गए थे मोदी, तो इट आल्सो वाज कि अब की बार ट्रम्प सरकार, फिर हाउडी मोदी किया गया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन फिर हुआ ये कि अब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, बहुत हो चुका है। और पहले उन्होंने 25% टैरिफ लगाया, फिर खबर आई कि मजीद टैरिफ, और अब सिचुएशन ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ साफ कह दिया है कि रूस से तेल का खेल नहीं चलेगा भाई साहब। 24 घंटे का वक्त दिया है तिजारती इंडिया, और अमेरिकी नशरियाती इदारा जो CNBC है उसके खुसूसी इंटरव्यू दिया डोनाल्ड ट्रम्प ने, और उसने कहा कि हम भारत पर 25% टैरिफ तो आयद कर चुके हैं लिस्ट में, लेकिन इसमें नुमाया इजाफे का ऐलान भी करेंगे। बिल्कुल, और कहा है कि भाई आपको 24 आवर्स का अल्टीमेटम है, ये मजीद टैरिफ आयद करना भी किया जा सकता है, और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। उसमें बरामदी सनत है, ख़ासतौर पर टेक्सटाइल, वहाँ पर कितना ज़्यादा काम होता है, फार्मा है, ऑटो पार्ट्स हैं, और दीगर बहुत सारे टेक्नोलॉजी है, यानी हम IT के शोबे में इतना ज़्यादा इनपुट है इंडिया का, तो इन सब के ऊपर जब टैक्स आएगा यानी टैरिफ आएगा तो फिर इंडिया को उससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। एक और चीज़ है, अगर इंडिया का टैरिफ बढ़ जाता है, आई नीड टू टेल ऑल द व्यूअर्स, तो जो भी कंट्रीज इंडिया के कम टैरिफ की वजह से इंडिया के थ्रू अमेरिका में चीज़ें भेज रहे थे उसका टैरिफ भी होगा, तो वो वाला बिजनेस जो कमीशन इंडिया ले रहा था उन मुल्कों से, अब वो भी उसको नहीं मिलेगी। सो इट्स स्नोबॉल इफेक्ट, ऑलराइट, दैट्स वेयर दे गोना लूज एज़ वेल। बिल्कुल, और जो इस वक्त करंट सिचुएशन है जो कि मैं देख रहा हूँ इस वक्त, वो ये है जनाब कि US प्रेसिडेंट ने कह दिया है कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है कि भारत तेल खरीद रहा है रूस से, जिसमें उन्होंने कहा है कि देखें यार, जंग हो रही है और यूक्रेन को रशिया इतना मार रहा है, और आप ये देखें कि भारत जो है वो उसी रूस से तेल खरीद रहा है, और उस पर फिर भारत ने थोड़ी बहुत शोर मचाया है कि जी डबल स्टैंडर्ड है ये दुनिया का, लेकिन शोर मचाते मचाते उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो उनकी स्टॉक मार्केट भी कर चुकी थी, और भारतीय रुपया जो है वो भी डीवैल्यू हो चुका है। और डबल स्टैंडर्ड भारत को उस वक्त क्यों नहीं नजर आ रहा था जब पाकिस्तान के साथ इतना बुरा हो रहा था, और बार बार मतलब आप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने, ग्रे लिस्ट में डालने, उसमें कितना बड़ा हाथ रहा है भारत का, बार बार पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा के
और ये इल्ज़ाम लगा कर कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, यहाँ पर सेफ हेवन्स है, हालांकि उसके पीछे खुद भारत रहा है और भारत किस तरह से चाहता था कि पाकिस्तान कभी भी उस फैटिफ की लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में से बाहर ना निकले ताकि पाकिस्तान को जो है वो इकोनॉमिकली सफ़र करना पड़े। बट पाकिस्तान डिड कम फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम देयर वॉर के बाद अब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं वेयर पाकिस्तान इज एंजॉयिंग बेटर रिलेशंस विद यूएस एंड विद अदर कंट्रीज एज वेल, facts and giving it back। तो हमारे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर जौहर सलीम, जो कि सदर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ के भी। जौहर साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। सो अमरीकी सदर की जानिब से भारत पर लगाए गए नए टैरिफ को किस तनाजुर में आप देखते हैं? क्या ये इक़्तिसादी दबाव है या फिर इट्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल प्रेशर? तो आपने सही कहा, 25% टैरिफ अमेरिका ने उन पर लगाया है, जो कि पाकिस्तान पे जो लगा है टैरिफ 19% उससे खासा ज़्यादा है। और क्योंकि हम पाकिस्तान और इंडिया कंपेटिटर्स हैं टेक्सटाइल्स में अमेरिका को एक्सपोर्ट करने में, तो उसमें उनको खासा नुकसान होगा। अच्छा, अब उसकी जो वजूहात हैं वो मल्टी प्रोंग्ड हैं या कसीरुल जहती हैं। उसमें 3-4 जो नुमाया हैं उनका मैं जिक्र करूँगा। एक तो ये है कि इक़्तिसादी तौर पे भी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो अमेरिका में वो कहते हैं कि ये वो अमेरिका में जॉब्स जो हैं वो अमेरिकन जॉब्स जो हैं दूसरे मुल्कों के पास जा रहे हैं और उसको वो रोकेंगे। जो उनकी नौकरियां हैं वहाँ पे वो उनके लिए बहुत अहम है, बिकॉज उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिन लोगों ने उनको वोट दिया, वो मिडिल क्लास, वो सारे वर्कर्स उसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो इंडिया जो है वो उन मुल्कों में शामिल है जिसने बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लाखों की तादाद में अमेरिकन कंपनीज ने जो जॉब्स हैं वो आउटसोर्स किए हैं इंडिया में। जो उनकी टेक कंपनीज हैं खसूसन मिलियंस की तादाद में बल्कि, तो उससे जाहिर है कि अमेरिकन को खसूसन ट्रंप बहुत खुश नहीं है। और उनकी उसी वजह से एक इख्तलाफात जो उनके हुए थे इलोन मस्क थे, उसमें से एक वजह ये भी थी, इलोन मस्क सपोर्ट करते थे इस चीज़ को कि इंडियन वर्कर्स और आए अमेरिका में या उनको जॉब्स और आउटसोर्स किए जाएँ, क्योंकि उनकी अपनी भी टेक कंपनीज हैं और ट्रंप इसके खिलाफ थे। दूसरी वजह यह है कि अमेरिका की और इंडिया की एक बड़ी ट्रेड है, पाकिस्तान से बहुत बड़ी ट्रेड है उनकी आपस में, तो वो जो है उसमें भी खासा खसारा है अमेरिका को। एक ट्रेड डेफिसिट जिसको कहते हैं वो अमेरिका की तरफ है, ट्रेड सरप्लस हिंदुस्तान की तरफ है। तो ट्रंप जो है उसको भी कम करना चाहते हैं, वो उस चीज़ पे भी इंडिया से खुश नहीं है। और तीसरी जो चीज़ है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि वो उनको जो रूस से और ईरान से हिंदुस्तान तेल खरीद के, हालांकि उन पर सैंक्शंस लगी थी, तो उनसे वो तेल खरीद के तो उसके बाद ओपन मार्केट में, ब्लैक मार्केट में वो बेच रहे थे। इससे जो है अमेरिका को खासा नुकसान ये हो रहा था कि उनकी जो पूरी पॉलिसी थी सैंक्शंस लगाने का, जो मकसद था वो ये था कि रूस को कैश स्टाफ कर दिया जाए, कि उनके पास वो रिसोर्सेज ना रहें जंग को, क्योंकि जंग लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा रशिया को मिलता है ज़्यादातर, जो उनको फॉरेन एक्सचेंज मिलता है वो अपनी यही तेल और गैस बेच के मिलता है। तो उसको कम से कम उन पर पाबंदियाँ लगा के उनको कम किया जाए ताकि रशिया के पास वो रिसोर्सेज ना हो जंग लड़ने की। लेकिन हिंदुस्तान ने और फिर चाइना ने, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, चाइना तो अपने लिए खरीदता है लेकिन हिंदुस्तान तो तेल खरीद के आगे फिर ब्लैक मार्केट में बेच रहा था, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं वो अमेरिकन, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया प्रेसिडेंट ट्रंप। ठीक, एक चीज़ हमें ये भी याद रखनी चाहिए जौहर साहब कि उस वक्त बाइडन की और बाइडन हुकूमत में या बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन में भारत का क्या रिलेशनशिप है डेमोक्रेट्स के साथ, वो भी हमें याद रखना चाहिए। भारत और अमेरिका के दरमियान ये जो बढ़ती हुई दफाई शराकतदारी है वो एक तरफ है, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल उनके ऊपर दबाव है। ये क्या निशानदेही करता है, किस सिम्त में उनके रिलेशनशिप जा रहे हैं विद यूएस से? दूसरा ये कि अमरीकी जो सदर है उनकी जानिब से भारतीय वज़ीर आज़म को दिए गए धमकी आमेज़ इंदिए में आलमी सफारती आदाब के मुताबिक आप क्या समझते हैं, क्या इससे टेंशन्स मज़ीद बढ़ेंगी बिटवीन द कंट्री एंड बिटवीन द एलाइज? जी, एक तो खैर प्रेसिडेंट ट्रंप का स्टाइल जो है, कोई वो जो है ना, एक उस तरह से कोई नॉर्मल प्रेसिडेंट नहीं है, अगर हम यूज़ कर सकें तो वो कोई इतना ज़्यादा सफारती आदाब को बहुत ज़्यादा देखते भी नहीं है। जो है वो जो बांगे दहल जिसे कहते हैं, जो उनके दिल में आता है वो कह देते हैं। और इंडिया ने क्योंकि जो है बहुत सी चीज़ों पर उनको नाराज़ किया है, एक तो जिन चीज़ों की तरफ मैंने इशारा किया, फिर साथ ही ये भी कि उन्होंने इतना रोल अदा किया पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग बंद कराने में, जिसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने दबाव डाला था हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान ने बाद में उसको तस्लीम ही नहीं किया। उस पर भी बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने तो 30-32 बार चीज़ का जिक्र किया कि मैंने इतनी बड़ी एक न्यूक्लियर जंग होते होते
रुकवा दी जी। और जाहिर है कि उसकी वो जो है ना उसको एक अपने लिए बहुत 35 बार कह चुके हैं वो वो। ये समझते हैं कि उन्होंने इंसानियत के लिए एक बड़ा काम किया इस किस्म की जंग रुकवाने के लिए। तो हिंदुस्तान उसको तस्लीम क्योंकि बार बार नहीं करता रहा, उसको भी नाराज कैसे है। तस्लीम करेगा बॉस? लेकिन साथ ही साथ वो इंडिया की पॉलिसी से भी नाराज हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया एक डबल गेम खेल रहा है, जो कि वो खेल भी रहे हैं हिंदुस्तान। लेकिन हिंदुस्तान कर क्या रहा था? एक तरफ अमेरिका को कहता था कि देखें जी हम आपको पूरी तरह से आपके साथ हैं, चाइना को कंटेन करने की जो आपकी पॉलिसी है, जो सो कॉल्ड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, उसमें हम उनका काउंटर वेट बनेंगे। दूसरी तरफ चाइना के साथ उनके ताल्लुकात भी इक्तिसादी ताल्लुकात बहुत ही बड़े हजम के हैं। साथ ही साथ फिर जो है ना एक तरफ मगरिब के वो हमायत याफ्ता थे और मगरिब के वो दम भरते थे मगरिब की दोस्ती का, और दूसरी तरफ जाके जब यूक्रेन का क्राइसिस हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो वहाँ पे रूस के साथ उन्होंने अब इसमें जौहर साहब इसमें एक चीज है खरीदा और बाकी चीजें और फिर उनको ब्लैक मार्केट इसमें चीज है। अब भारत में होने जा रहे हैं इंतखाबात, तो इंतखाबात के तनाजुर में ये जो अमरीकी बयानिया है उसको आप किस तरह इस्तेमाल होता हुआ देख रहे हैं? साथ ही पाकिस्तान ने जो सेटबैक दिया है उससे अब वो इंडियन इलेक्शंस पे कैसे मुतासिर होगा? इस मोदी गोइंग टू डक अंडर इट या फिर वो पहले से ज़्यादा शिद्दत पसंदाना इक़दाम अपनाने जा रहा है? देखिए मोदी जो है उनका सारा जो सियासी जो उनका है प्लान या जो सियासी जो उनका है ना सारा जो एक आप मैनिफेस्टो कह लें, वो इस चीज़ पे बेस्ड है कि मुसलमान दुश्मनी, मुस्लिम हेट जिसे कहते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान दुश्मनी, उसी एजेंडे पे उन्होंने अपना सारा एक पॉलिटिकल कैपिटल जो है ना वो बनाया। अब वो जो है थोड़ा सा एक्सपोज जब हुए हैं पाकिस्तान से जंग में, और साथ ही साथ फिर अमेरिका से भी अब वो और मगरिब से भी उनके ताल्लुकात हो नहीं रहे, तो अब जो नज़र आ रहा है कि वो अंग्रेजी की एक इस्तिलाह जिसको कहते हैं डबल डाउन करेंगे। डबल डाउन का मतलब है कि जिस चीज़ पे वो जो करते थे पहले, यही चीज़ जो उनकी है, ये जो हेट की आइडियोलॉजी थी उनकी, नफरत की, मुनाफरत की, उसको और भी ज़्यादा वो उस पर अब जो है ना उसका दम भरेंगे, और वो नज़र भी आ रहा है। अब आप देखें उन्होंने दोबारा से इस किस्म का प्रचार करना शुरू कर दिया है कि जी हमें सिर्फ हिंदुस्तान की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, अभी दिवाली का सीजन आ रहा है तो आप सिर्फ हिंदुस्तानी चीज़ें खरीदें। अब ये वो बातें हैं जो गांधी किसी ज़माने में करते थे, या फिर नेहरू उसके बाद। अब हिंदुस्तान, ये वाला हिंदुस्तान तो बदल गया था। ये हिंदुस्तान तो कहता था कि नहीं कि हम बिल्कुल जो इंटरनेशनल जो है ना इकोनॉमिक लूप उसमें शामिल हैं, और हम जो है ना बिल्कुल दुनिया के बाकी इकोनॉमी से मुकाबला कर सकते हैं। तो वो वापस अब उस तरफ आते दिखाई देते हैं। इसी तरह लेकिन मुझे ऐसा लगता है जौहर साहब, व्हाट आई फील राइट नाउ इज के पेस ही नहीं है। मतलब हम ये समझ रहे थे कि जी भारत चाइना को मुकाबला देगा, वो अब हो नहीं सकता। चाइना के साथ ट्रंप रिलेशनशिप बेटर करना चाहते हैं। एट दिस पॉइंट आपको क्या लगता है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात फिर कितनी ज़रूरत रह जाती है अमेरिका को इंडिया की? देखिए पाकिस्तान के लिए जो देखें इस वक्त एक अच्छा मौका है, एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसको मैं कहूँगा वो है। और पाकिस्तान पे टैरिफ भी बाकी बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में कम लगे हैं, जो हमारे कंपेटिटर्स हैं ज़्यादा। और उसके साथ ही साथ अब देखें कि और भी कई रास्ते खुल रहे हैं। आपस में इन्वेस्टमेंट की बात हुई है अमेरिका के साथ। क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं इस वक्त, क्रिटिकल मिनरल्स दुनिया में बहुत ही अहम हैं, ये कॉपर और गोल्ड और लिथियम और उस किस्म की जो मेटल्स हैं, या इवन जो रेयर अर्थ जिसको कहते हैं ना, ये बहुत अहम है आज की दुनिया में। और आने वाले सालों में ये जो है ऑयल का एक किस्म का उसका सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट बल्कि ये कहें कि उससे ज़्यादा अहम हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया को जितनी ज़रूरत इनकी है इस वक्त, दुनिया की जो टेक्नोलॉजीज इमर्ज कर रही हैं वो उतनी किसी चीज़ की नहीं। तो वो पाकिस्तान उन वसाइल से माला माल है। अमेरिकन चाहते हैं पाकिस्तान के साथ उसको मिलकर डेवलप करें। इसी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने तेल की रिसोर्सेज की भी बात की है। अब वो रिसोर्सेज क्या है, पाकिस्तानी बहुत से इस पे हैरान हुए हैं कि पाकिस्तान में तो कोई इतना तेल नहीं निकला हुआ, तो प्रेसिडेंट ट्रंप किसकी बात कर रहे हैं? तो वो बात कर रहे थे असल में शेल ऑयल की। एक शेल ऑयल और शेल गैस जो है पाकिस्तान में, वो यूएस जियोलॉजिकल सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक बाफरात मौजूद हैं पाकिस्तान में। 200 बिलियन बैरल से ज्यादा के रिजर्व्स हैं, उसमें से 10 बिलियन के करीब तो ऐसे हैं जो कि निकाले जा सकते हैं, जो कि अभी आज की टेक्नोलॉजी से मुमकिन है। और उस टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा दुनिया में अमेरिका आगे है। अमेरिका में जब से उन्होंने शेल ऑयल और शेल गैस में जो है वो अपनी एक्सप्लॉइट करनी शुरू की है, तो वो नेट इम्पोर्टर से नेट एक्सपोर्टर बन गए हैं एनर्जी के, ऑयल और गैस के।
तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना ताउन का जो जरिया बन सकता है। एंड आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी इसी तरह और शोबों में भी बिल्कुल ठीक है। जॉर्ज साहब, वक्त की कमी है, सो मच। आपने एक अच्छा पॉइंट हमें बताया, शेयर किया कि जब बहुत सारे पाकिस्तानी फेसबुक पे भी और इंस्टाग्राम ट्विटर पे भी लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ज़माने में, ईवीज़ के ज़माने में या फिर सोलर के ज़माने में पाकिस्तान में तेल निकला है, बताओ ये क्या बदकिस्मती है। बदकिस्मती नहीं है ये, यू हैव टू डिग डीप, just like you have to dig deep to take this oil, you have to dig deep। एक अपॉर्चुनिटी जो पाकिस्तान को लेनी चाहिए, जिस पर हमने बहुत ज़्यादा, जब पाकिस्तान में बजट आ रहा था, बात की थी फैसल हमने कि जी आप आईटी सेक्टर में क्या कर रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज हमें पता है कि इंडिया की कितनी बड़ी आईटी मार्केट है जो कि दूसरों को एक्सपोर्ट करती है अपनी आईटीसी सर्विसेज। तो अगर हम वो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे एट दिस पॉइंट टाइम व्हेन यूएसए डजंट ट्रस्ट इंडिया एनीमोर, डजंट वांट टू इन्वॉल्व विद देम एनीमोर, तो उसका हमें फ़ायदा होगा। given me a good point to talk about in the coming shows। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। माह आज़ादी है जनाब, तो ऐसे में हम कैसे बात ना करें उन सेलिब्रेशंस की। कल वी वर टॉकिंग कि यार वो वाली सेलिब्रेशन जो हम करते थे छतों पे आटे की और चावल की लई बना के और डोर लगा के, वो अब नहीं होती। बाय द वे, आई हैव डन इट फॉर माय सन, सो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स। कर लिया आपने? I have done. I have already. सबूत चाहिए। I'll show you tomorrow. बस सही है। मैंने झंडियाँ लगा दी है अपने घर में, मैंने वो छोटी जो चेरी, वो क्या थी, फेरी लाइट्स, वो लगा दी है, और मैंने दिए भी जला लिए अपनी गैलरी में। So this is what we are doing. क्या बात है। तो सादिया के साथ साथ बाकी मानदा कराची जो है वो किस तरीके से तैयारियां कर रहा है 14 अगस्त की, मरियम हसन से जानते हैं। 14 अगस्त हर पाकिस्तानी के लिए तजदीद अहदे वफा का दिन है। आज 14 अगस्त का दिन, जिस दिन तमाम बुजुर्गों की कुर्बानी याद की जाती है, याद किया जाता है कि कितनी अजीम कुर्बानियां देकर ये पाक वतन जो है हमने हासिल किया, और कितनी ही कुर्बानियों के बाद आज तक हम इस वतन का दिफा करते आ रहे हैं। बनियानुल मरसूस की शानदार कामयाबी के बाद हर पाकिस्तानी का सीना जो है वो फ़ख्र से चौड़ा हो चुका है, और यही वजह है कि रवां साल 14 अगस्त भी मामूल के मुताबिक ज़्यादा जोश व खरोश के साथ मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी है। झंडा गली में इस वक्त मौजूद हैं, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि सब हिलाली परचमों की बहार आई हुई है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या समझते हैं कि रवां साल की 14 अगस्त जो है वो आम 14 अगस्त से जो है वो कितनी मुख्तलिफ है, कितना जोश व जज्बा जो है वो कितना जवान है? इस दफ़ा जैसा कि आपने पता है कि वो पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, उसके हवाले से पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया। तो उसके हवाले से मैं कहता हूँ जश्न आज़ादी जो है वो बहुत जोश और जज्बे के साथ मनानी चाहिए नौजवानों को ख़ास तौर पर, और तमाम उसमें बुज़ुर्ग और बच्चों को भी शामिल होना चाहिए। और इसके अलावा जो इस दौरान जो चीज़ें होती हैं ना वो थोड़ी सस्ती करनी चाहिए, ताकि हर शख्स इसको आज़ादी के साथ और आसानी के साथ इसको मना सके। यकीनन एक बहुत अच्छा मैसेज दिया गया है कि 14 अगस्त की तैयारियों के हवाले से जो अशिया फ़रोख्त की जा रही हैं उनकी कीमतें जो है वो मुनासिब कर दी जाएँ, ताकि हर तबके ज़िंदगी का फ़र्द जो है वो भरपूर अंदाज में 14 अगस्त हर एक की रीच होनी चाहिए, हर कोई खरीद सके। और मैं तो एक दफ़ा फिर से बोल कि वो लोग जो ये देख रहे हैं, आज हमारा शो भी देख रहे हैं, और जहाँ कहीं भी आप ये सेलिब्रेशंस देख रहे हैं, प्लीज़ अपने घर पर ज़रूर चरागा करें, एंजॉय करेंगे सर, करेंगे। चलिए, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है लोग जान ले कि चरागा कर रहे हैं तो वो बारिश बुझा ना दे, क्योंकि शुमाली इलाका जात में जो तैयारियां जो हो रही हैं इस वक्त बारिश की, वहाँ बादल जमकर बरसेंगे। और उसके साथ साथ पंजाब में क्या सूरत हाल रहेगी, लेट्स टॉक टू इरफान अली काटिया साहब, DGPDM में पंजाब। इरफान साहब, गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो वेदर कैसा है पंजाब का, कैसा रहेगा? वी हैव हर्ड के कुछ इलाकों में हुई है बारिश, क्या होने जा रहा है अगले कुछ दिनों में? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और अगले चंद दिनों में बारिश हुई है, और हम इस वक्त 6 स्पेल जो है वो पंजाब उसकी ग्रिप में है, और कल रात से बारिशें स्टार्ट हुई पिंडी में। उसके अलावा जितनी भी ये नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है जिसमें गुजरात डिवीजन और गुजरांवाला डिवीजन के अजला हैं, इनमें रात बारिश हुई, और 8 तारीख तक अभी मजीद हमें बारिशें वो मुतवक्का हैं। और आपने देखा कि इस साल का ओवरऑल जो मॉनसून था वो अबव नॉर्मल रहा, और जुलाई के महीने में सिर्फ हम अगर 2024 से कंपेयर करें तो 63% बारिशें पंजाब में ज़्यादा ऑलरेडी हो चुकी हुई।
तो इस जुलाई के डेटा को मद्देनजर रखते हुए पंजाब में तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम फील्ड फॉर्मेशन पूरी तरह से वो इस नए स्पेल से निपटने के लिए तैयार है। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक जो बारिशें हैं वो बहुत ज़्यादा कोई अलार्मिंग वो नहीं रही। सबसे ज़्यादा बारिश पिंडी में हुई, अगर मैं छठे स्पेल की बात करूं, और रात से बारिशें शुरू हैं जो 8 तारीख तक ये बारिशें आगे चलती रहेंगी। जी ठीक सर, परसों हमने ज़लज़ले के हवाले से ब्रेक किया, कल भी हमने इस पर बात की। ये दोनों चीज़ें मिलके क्या कोई नुकसान का बाइस बन सकती हैं, या क्या ये जहन पंजाब PDMA के जहन में ये बात ऑलरेडी है? इस हवाले से क्या अलर्ट्स दिए जा रहे, खासतौर पर रावलपिंडी की रीजन को किस तरह से आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़लज़ला का भी जो आपने बताया, बिल्कुल ये पिछले दिनों में चंद दिनों में ही हम देखें तो ये काफ़ी दफ़ा ये शॉक रहे। लेकिन ओवरऑल अगर मैं हैज़र्ड प्रोफाइल पंजाब की बात करूं तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि इसमें हमें जो अर्थक्वेक है उसका को बहुत ज़्यादा वो खतरा नहीं है कि जो प्लेन्स पंजाब के प्लेन्स हैं और ओवरऑल। लेकिन अर्थक्वेक फिर हैजर्ड्स में एक ऐसी चीज है कि जिसको प्रिडिक्ट भी नहीं किया जा सकता, और बहरहाल इसका भी खतरा अपनी जगह मौजूद है। लेकिन मॉनसून इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। अच्छा इरफान साहब, डैम्स में हमारे क्या सूरत हाल है? वी हैव हर्ड कि कुछ लेवल तक आए हैं, कुछ भर गए हैं, कुछ नहीं भरे हैं, सो प्लीज उसके हवाले से भी हमें ज़रा आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त बड़ा ये खुशाइंद है कि हमारा जो तरबेला है और मंगला, जिससे हमारी तमाम फूड सिक्योरिटी की नीड्स और हमारी जो एग्रीकल्चरल रिक्वायरमेंट्स हैं पानी के लिए, वो सारी पूरी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो तरबेला डैम है वो इस वक्त 95%, 95% वो भर चुका है, और इसका यही वजह है कि पिछले 1-2 हफ्तों में ये अब 5वीं-6ठी दफ़ा है कि उनके तरबेला के स्पिलवेज जो है और खोल के उसमें से जो सेफ डिस्चार्ज 2.5 लाख क्यूसेक का है वो आज भी दोबारा वो उसके स्पिलवेज खोले जा रहे हैं। और इसी तरह मंगला में अभी तक 65%, 62% भरा है, लेकिन इसकी हमें उम्मीद है कि अपर कैचमेंट की बारिशों में अगले चंद दिनों में मंगला की सूरत हाल मजीद बेहतर होगी। इसके साथ साथ मैं अगर इंडियन डैम्स की भी बात करूँ तो थीन डैम हो या भाखड़ा डैम हो, ये सारे भी तकरीबन 55% तक 50 to 55% भर चुके हैं। लेकिन अभी खुशाइंद बात यह है कि ये भी 40 to 45% इनमें गुंजाइश मौजूद है। इस गुंजाइश के पेश नजर हमें इंशाल्लाह हमारा माइलस्टोन क्या है इस साल के लिए? पूरी बारिशें अगर हम कैलकुलेट कर लें एक अंदाजे के मुताबिक कि क्या हमारे सारे डैम्स फुल हो जाएंगे, और वो जो रेजर्वायर्स हैं वो हमारी कितनी सपोर्ट है फिर उस पानी की कब तक के लिए? यही हमारी मेन सपोर्ट तो हमारे ये रेजर्वायर्स भी हैं, और मॉनसून में तरबेला तो इंशाल्लाह हमारा टू इट्स मैक्सिमम भर जाएगा। लेकिन मंगला का अभी तक बहुत ज़्यादा श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि ये भी 100% भरेगा, क्योंकि अभी 62-63% पे है, और पीछे 3-4 स्पेल मजीद भी हैं। लेकिन असल में इसके लिए ज़रूरी होगा कि जो अपर कैचमेंट्स हैं मंगला की, उनमें बारिशें ज़्यादा हों। तो लेट्स होप कि अल्लाह करे ये भी मुनासिब लेवल तक ज़रूर भर जाए। बहुत शुक्रिया इरफान अली काठिया साहब, वाज वेरी वांटेड टू हैव यू ऑन द शो। और ऑल्सो हमें बड़ा अच्छा पता चल गया कि डैम्स की इस वक्त क्या सिचुएशन है, बिकॉज हम एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं कि 2-3 और स्पेल्स आएंगे और बारिशें होंगी, विच इज़ गोइंग टू बी। और इन्होंने इंडियन डैम्स के हवाले से भी ये बताते गए, और उन्होंने भी कह दिया कि कुछ 55% भरे हुए हैं, 60% भरे हुए हैं, विच लीड्स मी अगेन एंड अगेन टू दैट थिंग। वो जो एक मुल्क का ख्वाब था कि वो पाकिस्तान का पानी बंद कर देगा और पाकिस्तान में खुश्क साली आ जाएगी और पाकिस्तानी बूंद बूंद को तरसेंगे, क्या होगा उस ख्वाब का? वो ख्वाब भी उसी तरह चकनाचूर हो जाएगा जिस तरह एक एक करके उनके सारे जहाज चकनाचूर होते गए थे। ओके, चलें अब इसी हवाले से हम ब्रेक ले लेते हैं जनाब, वेरी नेसेसरी ब्रेक लेंगे। उसके बाद हाजिर होंगे, वी हैव गॉट मोर इंपॉर्टेंट स्टोरीज टू शेयर विद यू। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे दुनिया बोल है। उम्मीद करते हैं आपका दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अच्छा जनाब, कराची की आवाम इन दिनों बिजली बंदिश शदीद परेशान नज़र आते हैं, और हालिया दिनों में के इलेक्ट्रिक के CEO जो हैं मोनिस अलवी पर हिरासानी का एक केस भी साबित हो गया। शवाहिद पर फैसला आ चुका है, लेकिन इंतज़ामिया ने केस पे दायरा इख्तियार को बुनियाद बना लिया। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मारूफ समाजी कारकुन जिब्रान नासिर ने एक ट्वीट लिखा
और हिरासानी केस के हवाले से उन्होंने इखलाकी पहलू को नज़रअंदाज करके उन्होंने कहा कि पैसा बचाया जा रहा है। के इलेक्ट्रिक के लिए हर मसले का हल सिर्फ पैसा फेंकना है। उन्होंने कहा कि माजी में के इलेक्ट्रिक पर अमवात, चोरी, ओवर बिलिंग इल्जाम लगे लेकिन किसी का एहतसाब नहीं हुआ। दूसरी तरफ हिरासानी केस में अब इत्याम हो रहा है और गवर्नर सिंध ने मोनिस अलवी की फौरी रिलीफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। बिल्कुल, खातून के वकील बैरिस्टर तलाल वासिफ का ये कहना है कि गवर्नर हाउस ने मोहतसिब सिंध के तारीखी फैसले पर आर्जी हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार किया। फिर गवर्नर ने इंसाफ और कानूनी अमल के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मामले पर पीर यानी 11 अगस्त को मुकम्मल समाअत के लिए इसे मुकर्रर किया, जहां फरीकैन को ये फैसला अब सुनाया जाएगा। अच्छा, जो शिकायत कुरिंदा है महरीन अजीज़ खान को ये नोटिस सिर्फ 24 घंटे से भी कम वक्त में मौसूल हुआ है। कानूनी नुमाइंदों का मुख्तसर नोटिस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहना है कि गवर्नर के इस फैसले का एहतराम किया कि दोनों फरीकों को सुना जाना चाहिए। तो आज इसी हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे दो मेहमान और वी आर गोइंग टू टॉक के एक तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट, एक तो चीज़ है और दूसरा ये कि अगर आप ताकतवर हैं तो क्या आप इतने ताकतवर हैं कि आप इतने अहम मामले में भी बच के निकल सकते हो। उसका साथ तीसरा पहलू ये भी है कि ये चीज़ नहीं हुई कि जी आपने गलत किया या सही किया। इस चीज़ पे रिलीफ मिला था कोर्ट से मोनिस अलवी साहब को कि जी मुहतसिब के दायरे कार में नहीं आता, इसलिए आप नहीं कर सकते। एक एलिमेंट जो सदियों से और अब पाकिस्तान में दहाइयों से सामने आ रहा है वो ये कि जो खातून किसी भी हरासमेंट का सामना करती है वो बेचारी खुद एविडेंस ला के दे कि शी हैज़ बिन हरास्ड, यू नो। और मुझे एक केस याद आ रहा है, 60s का एक केस है जब पाकिस्तान में ऐसा हुआ था कि खातून को जो है खुद केस देना पड़ता था। उसमें 2 खवातीन को सज़ा दे दी गई थी इस वजह से कि वो प्रूव नहीं कर पाई थी कि उनके साथ रेप हुआ है या उनके साथ हिरासानी हुई है। और आपको शायद पता नहीं याद हो या ना हो वो केस, लेकिन वो दोनों औरतें अंधी थी जिनसे ये डिमांड किया गया था कि आप जो हैं वो प्रूव करें कि आपके साथ हिरासानी हुई है। चलिए, लेकिन क्या अब ये माशरा अंधा रहेगा? हम बात कर लेते हैं। अमर सिंधु, बानी मेंबर वुमेन एक्शन फोरम और समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं और इनके साथ साथ डॉक्टर इरफान अमल्ला मौजूद है, बानी मेंबर वुमेन एक्शन फोरम और समाजी रहनुमा। आप दोनों का बेहद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई वुड लाइक यू टू लीड सादिया द वुमेन्स केस, तो प्लीज थैंक यू। डॉक्टर साहिबा से मैं पहले बात कर लेती हूँ, डॉक्टर इरफाना से। डॉक्टर साहिबा, ये पहली बार ऐसा हो नहीं रहा, ऐसे केसेस आते हैं और हम देखते हैं कि उसमें एट द एंड ऑफ द डे मोस्टली सफरर जो होती है वो औरत होती है। कुछ ज़मानतें हो जाती हैं, कुछ सेटलमेंट्स हो जाती हैं एंड द केस जो एक औरत का राइट है, जो ह्यूमिलिएशन, जो हिरासानी का सामना उसे करना पड़ा, वो वहीं का वहीं रह जाता है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त करेंगे। वुमेन एक्शन फोरम ने रिसेंटली 5 ईयर जो रिपोर्ट रिलीज की है, तो 2025 के जो 6 महीने अभी पूरे हुए हैं तो टोटल 44 केसेस हरासमेंट्स के रिपोर्ट किए गए हैं खवातीन की तरफ से। लेकिन जो हम 5 साल से रेशो देखते आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हरासमेंट के कवानीन 2010 में नाफिज हुए और इंस्टीट्यूशनल एडाप्टेशन जो थी उसमें कोई 10 साल लग गए और 2020 तक बहुत से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मीडिया इंडस्ट्रीज और बहुत से इदारों ने इस कानून को अडाप्ट कर लिया अपने अपने बोर्ड्स के थ्रू। उसके बाद ये केसेस लीगली रिपोर्ट होना शुरू हो गए। अगर आप कन्विक्शन रेट देखेंगे, अगर 44 6 मंथ में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो एक साल में तकरीबन 88 होंगे, लेकिन एक साल के अंदर एक बंदे को सजा होती है, जो भी हमारी आला अदालतों की तरफ से रिलीफ मिल जाता है। मैं गवर्नर हाउस की तरफ से जो केसेस सिंध के अंदर आए हैं, मैं अप्रिशिएट करूंगी गवर्नर हाउस के रेस्पॉन्सेस को कि जो पर्सन के आ जाते हैं डिसीशंस, वो गवर्नर सस्टेन करते हैं, उनको ओवर रूल नहीं करते। जो रिलीफ मिलता है वो कोर्ट्स की तरफ से मिलता है। लेकिन अगर ये आप के इलेक्ट्रिक का केस उठा के देख लें, जो इतना हाई प्रोफाइल केस है, कोई 5 साल लगे हैं इस केस को डिसाइड करने में। और ये वही वक़्त दोनों तरफ से 5 साल तक ये खातून अदालतों में ओबर्स पर्सन के पास गई हैं, अपने वकील को एंगेज किया है और के इलेक्ट्रिक के सीईओ को भी 5 साल तक अपने आप को डिफेंड करने का मौका मिला है। और उसके बाद ये हरासमेंट साबित हुई है। 3 और भी को अक्यूज थे, वो बाइज्जत बरी हो गए क्योंकि उनके अगेंस्ट एविडेंस नहीं थे। तो ओबर्स पर्सन की तरफ से बड़ी बारीक बीनी से इस मामले को देखा गया है, क्योंकि हम तो हर केस को फॉलो करते हैं। सिंध यूनिवर्सिटी के ऑफिसर को टर्मिनेट किया गया और वो भी 4 साल तक केस चला। इसी तरह कराची यूनिवर्सिटी के एक टीचर के अगेंस्ट केस चला और वो टर्मिनेट हो गए। उस तरफ से कोई नहीं
लेकिन अगर कोई के इलेक्ट्रिक का सीईओ है या कोई बड़ा ही कोई एलीट क्लास का बंदा है, कोई हायर जुडिशरी का है बंदा है, कोई बार का मेंबर है, तो उनके खिलाफ जब ये केसेस हो जाते हैं तो हमने ये देखा है कि हमारी जो आला अदालतें हैं उनकी तरफ से रिलीफ दिया जाता है। इस केस को ही आप उठा के देख लें तो ये नहीं कहा अदालत ने कि हरासमेंट साबित नहीं हुई है। एक हरासर वो कहीं किसी भी जुरिस्डिक्शन में बैठा हुआ, के इलेक्ट्रिक अगर लसबेला को बिजली फराम कर रहा है, विंडर को फराम कर रहा है, तो ये कराची के मजाफात ही है। उस वक्त तो हम नहीं कहते कि के इलेक्ट्रिक बलोचिस्तान को बिजली दे रहा है। सिर्फ इस नुक्ते के ऊपर इसके आर्डर को सस्पेंड किया गया है। तो आप ये देख लें कि इस खातून ने 5 साल तक केस लड़ा, अपने रिसोर्स खर्च किए, वो 5 साल अपना टाइम दिया सिर्फ ये साबित करने के लिए कि किसी और के साथ ये खातून जब आए तो उसके साथ ये हरासमेंट ना हो, तो मैं हो, और फिर उसका अपना मतलब जो ह्यूमिलिएशन, जो कॉन्फिडेंस है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में एक औरत को घर से बाहर निकलने में, एजुकेशन हासिल करने में एक स्ट्रगल करनी पड़ती है। मतलब औरत एक स्ट्रगल मुसलसल करती रहती है। अमर सिद्धू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये वाली बात कि एक औरत ने 5 साल अपना केस लड़ा, 5 साल केस लड़ने के बाद उसे कुछ हासिल हसूल नहीं हुआ। जो वो सोसाइटी को देना चाहती थी वो एक तरफ, लेकिन जो इंसाफ उसका हक था उसका क्या हुआ? अभी बहुत शुक्रिया। दरअसल मैं इसमें ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो केस हम देख रहे हैं, ये केस भी दरअसल दोनों तरफ से देख लें कि एक हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद दोनों के अंदर ये है कि एक खातून जो है वो इतनी तो कम अज कम बात करे कि वो 5 साल तक अपना केस लड़ सकती है। मैं खास तौर पर तालीमी इदारों के अंदर और दीगर इदारों के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर जो है नर्सेज और जूनियर डॉक्टर्स, फिर जो है एजुकेशन के अंदर जो है हमारे खास तौर पर जो है ये लेडी टीचर्स, जो छोटी सतह के खवातीन हैं, माशी तौर पर, समाजी तौर पर वो जब शिकार होती हैं तो जी आप प्लीज बात कीजिए। कि मैं ये कह रही हूँ कि उनको न सिर्फ ये कि वहाँ से इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि वो लॉयर को हायर करना और 5 साल मुसलसल केस लड़ते रहना। एक जिक्र जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटीज का हुआ, यूनिवर्सिटी में अगर एक स्टूडेंट आकर अपनी हरासमेंट की एप्लीकेशन लगाती है या वो अपनी कंप्लेंट देती है, वो कंप्लेंट करती है, तो उसके बाद 4 साल तक, मुझे बताएं कि 4 साल तक तो वो पास आउट करके चली भी जाएगी। ये किस तरह से मुमकिन होगा कि वो इस केस को लड़े? दूसरे नंबर पर मैं दोबारा से इसको अर्ज करूंगी कि जो इदारों के अंदर जो सेक्सुअल हैरासमेंट के जो सेल बने थे या सेक्सुअल हैरासमेंट के जो कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटियों के किरदार पर भी एक सवाल आता है कि ये केस बनाकर अदालत में क्यों जाते हैं? क्या ओम्बुड्समैन पर्सन, क्या जो है इदारों के अंदर जो कमेटियां बनी हुई है वो इस तरह से मौसर किरदार अदा क्यों नहीं कर सकती, जहां पर जो है किसी भी खातून को कंप्लेन करने के बाद जो है इंसाफ की फराहमी मुमकिन हो सके। ये टेस्ट केस का इस हवाले से कि वो न सिर्फ 5 साल तक मुस्तकिल मिजाजी के साथ देखें, जैसे हमारे अदालती निज़ाम है, उस अदालती निज़ाम के अंदर खास तौर पर ये हरासमेंट का केस हो, और दूसरे हमने कुछ केसेस जो रिपोर्ट की वो ये रेप केसेस वगैरह, ये जो टैबू औरत के किरदार के साथ जुड़ जाता है, उन केसेस के अंदर अगर इंसाफ की फराहमी जल्द मुमकिन ना हो तो मेरा ख्याल ये है कि 1-2 खवातीन जो है वो इतना लंबा जो है वो अपना केस लड़ सकती है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अमर साहब। मैं अमर साहबा आपने जो बात की, मैं डॉक्टर इरफाना साहिबा के पास लेके जाऊंगा। डॉक्टर इरफाना, शुक्र अदा करते हैं चलिए हम सब मिलके कि 5 साल बाद इनका फैसला आ गया। वी नो कि ऐसे बहुत सारी खातीन हैं जिनकी जब डेट आई और उनको पुकारा गया तो पता चला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। सो माय क्वेश्चन इज, जो बात की है अमर सिंधू साहिबा ने भी
कि जी जो ये अम्बड्समैन के पास या अदालत में जाने से पहले जो इदारे हैं, और बड़ा इदारा है ना, कॉर्पोरेट इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है, इतना बड़ा कि सिर्फ नाम के इलेक्ट्रिक है लेकिन बिजली बलूचिस्तान को भी देता है। ये तो बहुत ही हम पे रेवलेशन हुई है, और पता नहीं किस तरह की देता है, उसी तरह की दे रहा है जिस तरह का कराची को दे रहा है। इल्जाम साबित होने के बाद भी वो काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अब हाँ, अब इसमें मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब इतना बड़ा इदारा, इसमें इंटरनेशनल इदारा, सारी चीजें, तो क्या उस इदारे के रूल्स और रेगुलेशंस वो बड़े हैं या फिर नाम बड़ा है, वो सिस्टम बड़ा है? आप जामियात से उठा के देख लें जहां पे बच्चों को हरास किया जाता है, इवन फॉर दैट सेक लड़कों को हरास किया जाता है कि जी तुमने हमारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया तो हम तुम्हें नंबर नहीं देंगे। फ्रॉम दिस थिंग टू अ कंपनी लाइक के इलेक्ट्रिक जहां पे कहा जाता है कि जी रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फॉरमोस्ट। सो सिस्टम बड़ा है या रूल्स एंड रेगुलेशंस बड़े हैं इस केस में? जी, पाकिस्तान के अंदर हमने देखा है कि लोग बड़े हो जाते हैं और सिस्टम में भी वो लोग बड़े होते हैं जो बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। रूल्स और रेगुलेशन को वो अपने फेवर में मैनिपुलेट कर लेते हैं। आप जामियात देख लें, हेल्थ सेक्टर देख लें, सबसे ज़्यादा हरासमेंट हेल्थ सेक्टर के अंदर होती है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर होती है। कॉरपोरेशंस का बड़ा आपको गिल्टरिंग इमेज होता है कि ये कोई हरासमेंट प्रूफ है। तो ये जो के इलेक्ट के हवाले से केस हाईलाइट हुआ है कि कॉरपोरेशंस अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और पाकिस्तान के कवानीन से बड़े तो कॉरपोरेशन के रूल्स नहीं होते, जहाँ पे हरासमेंट को क्रिमिनलाइज किया गया है और एक पूरे सिस्टमेटिक डायरेक्शन है हर इदारे के अंदर कि आपको एज पर पिनल कोड अपने इदारे के अंदर कमेटीज बनानी है। अब होता ये है कि आप देखें कि डिसीजन मेकिंग में कितनी औरतें बैठी हुई हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, के इलेक्ट्रिक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उठा के देख लें, वहाँ पे कितनी औरतें बैठी हुई हैं। तो जब ये डिसीशंस आते हैं तो कोशिश करके इन कमेटीज़ के अंदर भी ऐसे लोग आ जाते हैं जो ये फैसले, जब औरत हिम्मत करके, अब तो हिम्मत नहीं करती, उनको लगता है कि हमारे जॉब चली जाएगी, हमारी बदनामी हो जाएगी, और हमारी स्टूडेंट्स जब हैं वो नहीं आती कि हमारी शादियां नहीं होंगी, हमारा नाम हो जाएगा। तो बहुत कम स्कूल से पुल कर लेते हैं बच्चों को, कर लेते हैं। लड़कियां बहुत कम है जो पर्सनली आके बताती हैं, लेकिन जब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक कंप्लेन डाल दें तो वो बड़ा डरती हैं कि नहीं फिर हमें इतने साल चलना पड़ेगा। और ये हकीकत भी है कि इतने साल चलना पड़ता है और ट्रस्ट नहीं है इन इदारों के ऊपर, इन कमेटीज़ के ऊपर, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाई नहीं जाती। वो सिर्फ खानापुरी के लिए बनाई जाती है कि गवर्नमेंट को बताया जाए। के इलेक्ट्रिक की देख लें, सबसे पहले तो ये खातून अपनी कमेटी के पास गई होगी तो ये उठा के उस कमेटी, वो कमेटी में कौन कौन से मेंबरान थे और वहां से क्या डिसीजन आया, उसके बाद ये ओबर्स पर्सन के पास गई होगी। क्योंकि ये है कि पहले अपने इंस्टीट्यूशनल कमेटी के पास जाएं, फिर ओबर्स पर्सन के पास जाएं, फिर गवर्नर के पास जाएं। तो इससे ऐसा लगा लें कि के इलेक्ट्रिक ने ना सिर्फ उस कमेटी को, क्योंकि ये सीईओ है और वो सबसे हेड बैठा हुआ है, वही कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो अपने हेड के अगेंस्ट तो डिसीजन नहीं दे सकेगी। एंड यू नेवर नो कि उस शख्स ने कितने लोगों को फेवर करके उस जगह पे बिठाया, वो कैसे उसके अगेंस्ट जा सकते हैं। एंड इन द एंड अगर अदालतों से भी उस औरत को इंसाफ नहीं मिलना है। जी एग्जैक्टली, तो यही होता है कि वो कमेटियां किस तरह बनती हैं, कैसे उनमें ऐसे लोग बिठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफाना साहिबा, आई एम रियली सॉरी, वक्त की कमी की वजह से मुझे आपको कट करना पड़ा है। अमर सिद्धू साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, लेकिन हम इसमें चलकर भी ज़रूर बात करेंगे। ख़ास तौर पर दुनिया बोला में कोशिश ज़रूर होती है कि ख़ातीन की एम्पावरमेंट के बारे में और वो जो मामलात उनको शेयर करने पड़ते हैं जिनका कोई वोकल नहीं है, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, उनको शेयर करें। सो वील डेफिनेटली टेक दिस अहेड इन फ्यूचर डेज एज़ वेल। एब्सोल्युटली। अब ख़ातीन की बात हो ही रही है तो उनकी सेहत के हवाले से बात क्यों ना हो, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं जाएगी। वेलकम बैक। तो एज वी सेड कि जनाब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम फिटनेस, लेकिन अब फिटनेस पे भी ना अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि जी हम कोई बहुत ही हैवी किस्म की बात करने जा रहे हैं, मुश्किल अंग्रेजी की इस्तेलाह इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सादिया, हमेशा से एक प्रॉब्लम है जब हम पाकिस्तानी सोसाइटी और फिटनेस को लेके बात करते हैं, जिनके पास वसाइल हैं, दे गो एंड दे स्पेंड हैवी, दे डू दैट, लेकिन वो कितना फीसद है? एंड देन इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है कि जो नहीं करते ना जिम, और उसमें एक और चीज़ ये भी आती है कि जी अगले पीर से करेंगे, वो पीर जो है वो आके नहीं दे रहा है वो मंडे आता ही नहीं है। अपनी ज़िंदगियों में इतने बिजी हैं और एक जो मिथ है कि जी मैं तो
औरतों में खास तौर पे ये है कि जी मैं तो पूरा दिन ये 120 गज के अपार्टमेंट के अंदर ही करती तो रहती रहती हूँ, मैं खड़ी रहती हूँ, मैं खाना भी बना रही हूँ, बच्चों के पीछे भाग रही हूँ, मैं सीढ़ियाँ पे चढ़ रही हूँ, तो मैं फिर भी पतली नहीं हो रही हूँ या मेरी फिटनेस फिर भी ठीक नहीं हो रही है। तो उसके पीछे क्या रीजन है कि एक खातून जो फिटनेस की वॉच लगा के ये बोलती है कि मैंने 8000 कदम चल रहे हैं, मैंने इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी और इतनी उतरी, फिर भी मेरा वेट क्यों नहीं लूज हुआ। ये बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता होती। व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट दैट? यस, एब्सोल्युटली। तो हमारे साथ आज एक ऐसी ट्रेनर मौजूद हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ को भी ट्रेन करती हैं और हालिया उन्होंने जो पाकिस्तानी अदाकारा हैं सना, उनको भी ट्रेन किया है। सो हिजाब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हिजाब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ओके, फर्स्ट जो सादिया ने कह दिया मैंने 8000 स्टेप्स कर लिए, मैंने 10,000 स्टेप्स कर लिए, तो ये हो ही नहीं रही चीज़ ठीक। मैंने सुबह सुबह उठ के लीमू डाल के गर्म पानी में पी लिया, मेरा पेट फिर भी अंदर नहीं जा रहा। सो ये जो मिथ्स हैं छोटे छोटे, इन पे मैं चाहूँगा सबसे पहले तो आप ज़रा फोकस करें कि अच्छा देखें, हम अपने बेसिक से बहुत दूर हैं। जो बेसिक आपका स्टेप है वेट लूज़ करने के लिए वो है कैलोरी डेफिसिट। हमें अपने खानों पे कंट्रोल नहीं है, वही डेली के पराठे, नहारियाँ और वो ऑयली फूड, जंक फूड हम खा रहे हैं, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 8000 स्टेप करने से आपका वेट लूज़ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। आपको एक कैलोरी डेफिसिट में खाना होता है और एक अच्छा खाना खाना होता है, मतलब एक हेल्दी, एक बैलेंस प्लेट जिसके अंदर प्रोटीन भी हो, फाइबर भी हो, गुड फैट्स भी हो, कार्ब्स भी हो, और फिर आप 1 घंटा वर्कआउट करें लाजमी, एटलीस्ट 4 days a week। एंड देन ये स्टेप काउंट ऑफ कोर्स होना चाहिए। ये डेली आपकी एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। जो आपकी वो आप समझे एक टाइम है जिसमें आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप उस टाइम में कितना एक्टिव हैं और आप क्या कर रहे हैं उस टाइम में। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगेन कमिंग टू द बेसिक, कि आप खा क्या रहे हैं। कैलोरिक डेफिसिट की जब हम बात करते हैं, मैं चाहूँगा इसको ज़रा सादा अल्फाज, मेरे लिए कैलोरिक डेफिसिट जो मेरा BMI अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होगा, सादिया के लिए कैलोरिक डिफरेंस। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं सादिया जैसा कैलोरिक डेफिसिट करके कम हो जाऊँ, नहीं हो सकता। और सादिया चाहे कि मेरे जितना कैलोरिक डेफिसिट करके वो मसल गेन कर ले, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए व्हाट इज कैलोरिक डेफिसिट? एक बंदा जिसका फर्स्ट कीजिए 100 kg वेट है, उसको वो कैलोरिक डेफिसिट में कैसे जाएगा? उसको कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए और क्या होना चाहिए? अच्छा देखिए, सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट है। देन अगेन इट्स मेल एंड फीमेल, यहाँ पे भी डिफर करता है। और फिर आपके गोल्स क्या हैं, आपको मसल मास गेन करना है, आपको फैट लॉस करना है, ये भी डिपेंड करता है। अब एक फॉर एग्जांपल मेरी डेली एक्टिविटी करने के लिए मुझे 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है मेरी बॉडी को। सो वेट लॉस मेंटेन करने के लिए वेट अपना, सो मैंने उसके अंदर से सिर्फ 200-300 कैलोरीज माइनस करके एक डेफिसिट प्लान क्रिएट करवाना है अपना, जिसके अंदर एक बैलेंस डाइट हो। सो वी शुड नॉट रेकमेंड कि आप जाएं किसी भी क्रैश डाइट की तरफ, कि वो आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर लिखा हुआ कि जी एक हफ्ते में 7 दिन 3 टाइम अंडे। जी बिल्कुल बिल्कुल, एग डाइट और ये बनाना डाइट, बिल्कुल वो करें आप और 10 kg आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो ऐसा होता नहीं है पहले तो, ये सिर्फ आई थिंक यूट्यूब व्यूज के लिए होना भी नहीं चाहिए। और कुछ सर्टेन बॉडी टाइप्स होंगे जिन जाता होगा, इट डजंट सूट एवरीबॉडी। देखिए इससे होता क्या है कि आपके लिए ना लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा वीकनेस, आपके बाल ख़राब हो जाएंगे, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा इससे। तो ये शॉर्टकट वैसे भी काम नहीं करते लॉन्ग रन में। तो आपको एक प्रॉपर प्लान फॉलो करना पड़ता है, और इट्स अ लाइफस्टाइल अगेन कि हमने जो है वो जैसे ही फ़ौरन से एक आप देख लें ऐप्स हैं डिफरेंट किस्म की, आपने ऑर्डर किया घर पे आ गया ईजी, आप घर पे पका नहीं रहे खाना, तो हमने वो बेसिक्स छोड़ दी अपने कि हम घर में खुद कुक करें और बच्चों को भी वही हेल्दी खिलाएं। सो उसको हम कहने लगे डाइटिंग, जबकि वो एक नॉर्मल आपका रूटीन है जो आपको सबको फॉलो करना चाहिए, घर का बना हुआ खाना। जो सबसे ज़्यादा आम बात होती है आजकल वो ये कि भाई अब आजकल बूट कैंप्स बड़े इन है। सो द प्रॉब्लम इज़ कि इफ़ आई एम एसोसिएटेड विद अ बूट कैंप, 40 दिन मैंने किया एंड मैंने थोड़ा सा कर लिया, देन आई एम बैक टू स्क्वायर वन, बिकॉज एक सेशन से दूसरे सेशन के बीच में 15 दिन का गैप आया। उस 15 दिन में मैंने कहा उस्ताद मैंने इतनी मेहनत की है, आई डिज़र्व अ चॉकलेट, बट डू आई डिज़र्व दैट? सो क्या कितने दिन हमें चाहिए होते हैं, या फिर हम ये सोचते, या फिर हम ये अगर सोच रहे हैं कि मैं इतने दिन में कर लूँगा, इज इट द राइट वे टू थिंक? हम अपने आप को छोटा टारगेट दे रहे हैं रादर देन चेंजिंग आवर लाइफस्टाइल। देखिए वही कमिंग बैक टू द पॉइंट कि इट्स अ लाइफस्टाइल, कि आप जब प्रॉपरली एक प्लान फॉलो करने लग जाते हैं तो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है और आपको खुद मज़ा आने लगता है। वेट लॉस उसका एक पार्ट है कि आप जब एक हेल्दी प्लान फॉलो कर रहे होते हैं और अपने रूटीन को चेंज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंगली, तो वो वेट लॉस उसके साथ हो रहा होता है। बट वो टारगेट खुद को दे देना कि जी मैंने तो बस 1 महीने में 10 kg गिराना है, और फिर वो नहीं गिरता है तो आप डिसअपॉइंट होके वापस से उसी रूटीन पे आ जाते हैं। एक चीज़ मेरे जहन में आई थी, बहुत सारी ख़वातीन के जहन में ये बात होती है कि जी मैंने एक फ़िटनेस वॉच लगा ली
अब वो मुझे कह रही है कि तुमने 10,000 कदम चल रही हैं, अब उनको लगता है कि यार इसमें बर्न हो जाएंगी ना मेरी कैलोरीज, वेयर एज दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो जो 1 घंटे की एक्सरसाइज है, 1 घंटे की जॉग है, 1 घंटे की एरोबिक्स है, व्हाटसोएवर आप कर रहे हैं, उसमें जो आपका कंसिस्टेंट वर्कआउट होता है उसमें आपकी कैलोरीज बर्न होती है, तो वो भी कैन यू एक्सप्लेन? देखिए पहले तो मैं बताऊंगी आपको कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बात करना चाहूँगी कि कितनी इम्पॉर्टेंट है हम ख़वातीन के लिए करना, और हम आफ्टर 30 कितना फास्ट मसल लॉस कर रहे हैं अपना। वी आर जस्ट लाइक कि हम बस वॉक कर लें, हम सिर्फ कार्डियो कर लें या हम जॉग कर लें तो हमारा वेट कम हो जाएगा, हम सिर्फ इसी पे फोकस्ड हैं, जबकि वेट के साथ आपका मसल लॉस भी हो रहा होता है सिर्फ कार्डियो करने से। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना आप ज़्यादा अपने मसल्स को सिक्योर करके रखेंगे, संभाल के रखेंगे, आप समझें कि आपको बुढ़ापे में आपकी पेंशन जिस तरह मिल रही होती है ना। फिर मुझे ये बताएं कि मैं मसल गेन, व्हाट इज मसल गेनिंग? देखें अगर आपने कभी भी मसल गेन नहीं किया तो आपने मतलब कभी भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया, सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2 kgs ओनली। ऐसा नहीं है कि आप चाहते ही 70-75 kg एक्सरसाइज करने से मेरा मसल बिल्ड होगा, बिल्कुल होगा, बट यू हैव टू ईट प्रोटीन एज वेल। आपने अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी को अच्छे से बैलेंस अमाउंट में सही तरीके से खाना भी है। एक दिन में कितना खाऊं प्रोटीन? एटलीस्ट इतना खाएं जितना आपका वेट है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर 70 kg तो 70 ग्राम्स प्रोटीन तो खाना ही है आपने, इतनी तो रिक्वायरमेंट है ही, बिकॉज आपकी स्किन, आपके बाल, आपके मसल्स, हर चीज़ को जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और अगर किसी को अपना मसल करना है तो क्या वो ज़्यादा खाए अपने वेट से? बिल्कुल, वो थोड़ा ज़्यादा भी खा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट वही अगेन कि ये कोई 2 दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, इट टेक्स टाइम, और हमारे अंदर पेशेंस की बहुत कमी है। तो क्या कोई औरत जो 30 अबव है लेट्स से, वो वेट लॉस एंड मसल गेन एक साथ कर सकती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़वातीन का यही मसला होता है कि जब वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं उनका मसल इतना छोटा है, उनको पेन्स होने लगती है बिकॉज दे हैव नेवर डन इट, तो वो बेचारी छोड़ के बैठ जाती है कि मेरे अंदर तो जान ही नहीं है, मेरे अंदर तो ताकत ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको वेट लॉस में फैट नीचे अपनी कैलोरीज नीचे लेके जानी है और अपना प्रोटीन क्योंकि हमारे यहाँ आप देखें कि प्रॉब्लम ये आप 30 के बाद बिल्कुल मसल गेन कर सकते हैं, और हमारे साथ प्रॉब्लम ये कि वी आर ईटिंग दाल चावल, वी आर ईटिंग सालन रोटी, सो जहाँ प्रोटीन की बात ही नहीं करते, हम उसको सबसे ज़्यादा निगलेक्ट कर देते हैं। सो जब आप प्रोटीन की इंटेक को प्रायोरिटाइज करेंगे और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेन करेंगे, सो यू विल लूज़ योर फैट, और आप साथ में लीन मसल मास गेन करेंगे उसके साथ। सो ये साथ चीज़ें। द फैक्ट दैट दाल में तो प्रोटीन होता है, दालें खाएं, व्हाट इज दैट? नहीं, देखें जो एनिमल सोर्सेज है ना वो बेस्ट सोर्सेज हैं प्रोटीन की। दाल में कार्ब्स ज़्यादा हैं, सो हम कार्ब्स ही खा रहे हैं, हम आलू खा रहे हैं, हम दाल खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, प्रोटीन का कोई दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। ये सारे नॉन वेज पीछे पड़ने वाले। अच्छा हिजाब, अब इसमें एक और चीज़ है, दैट इज़ द बॉडी टाइप्स। एक तो हम साउथ एशियंस हैं और हम हैनी रैमबॉट को देख रहे हैं यूट्यूब पे कि जी वो मिस्टर ओलंपिया तैयार कर, तो चलो भाई उसी पे शुरू हो जाते हैं। हमें अपने रीजन के हिसाब से व्हाट सूट्स अस मोर, क्या हम कीटोसिस में जाएं कि जी हम सिर्फ प्रोटीन पे लग जाएं और कार्ब हटा दें, हम करें क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कार्ब्स हटा दें, और कार्ब्स कोई आपके दुश्मन भी नहीं है कि जैसे एक मिथ है ना कि भाई आप कार्ब्स खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे या फैट गेन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मसला ये कि हम बैलेंस नहीं करते हैं प्लेट को। आप राइस भी खाएं, आप प्रोटीन भी खाएं, आप फाइबर भी खाएं, गुड फैट्स भी लें, बट एक क्वांटिटी में प्रॉपर्ली उसको मेजर करके। और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ कार्ब्स 4 रोटियां ना खाएं, उसको थोड़ा कम कर दें, प्रोटीन की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा कर दें। सो और दूसरा ये कि बॉडी टाइप की आप जो बात पूछ रहे हैं मुझसे, उसमें ये कि आप कोई भी रैंडम किसी को यूट्यूब पे देख के फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज हमारी बॉडी टाइप डिफरेंट है, इनकी डिफरेंट है, आपकी डिफरेंट है। सो BMIs डिफरेंट हैं, देन अगेन फीमेल मेल सबकी डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, तो उस हिसाब से आपका एक अपना प्लान होना चाहिए। और आई मस्ट से वो ईजी होना चाहिए, ऐसा प्लान नहीं होना चाहिए स्ट्रिक्ट कि आप 10 दिन के बाद कहें कि बस मैं तो अब नहीं कर सकती, वो आप लॉन्ग रन में फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, इट वाज वेरी वंडरफुल टू होस्ट एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन, बेसिक सादा क्वेश्चन जो हैं वो एड्रेस हो गए होंगे। एब्सोल्युटली। तो भाई आप जो भी करें एटलीस्ट अपने आप को मूवेबल बनाएं, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने जो 2 टांगें और 2 हाथ दिए हैं वो घर बैठने के लिए नहीं है। हाँ, तो आप जाएं, थोड़ा हिलें। ऑल्दो के कराची में पार्क्स कम है, लेकिन जो भी अवेलेबल है चले जाए, फुटपाथ पे चल लें। हाँ, ये मेरा पैगाम मेरी वाइफ को भी है। इसी के साथ हम लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। यस यस यस, अलविदा कॉल करके ये वाला सुनाइए। Welcome. No, this is not a dollhouse. This is something big, very big. ख़ास तौर पे इसलिए भी बिग है क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि हमारे नौजवानों को आगे आना चाहिए, और कितना आगे आएँ।
फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उन्होंने ऐसा बना दिया है कि जिससे ज़रूरी शोबे में इनकलाब आ सकता है, और उमर और उनकी टीम ने जो है माहौलियाती तब्दीलियाँ जो हैं उनकी वजह से जो रोनुमा हो रही हैं चीज़ें, स्पेशली ऑन एग्रीकल्चर, उसको कर्टेल करने के लिए ये तमाम तर चीज़ें बनाई हैं। सो विदाउट फर्दर अड्यू हम दोनों को इंट्रोड्यूस कराते हैं। इस टीम के दो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उमर खानज़ादा, अस्सलाम वालेकुम उमर, और हमारे साथ तालिब मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, तो जनाब क्या है ये, कैसे काम करता है, ज़रा बताएं। देखिए, ये हमने टेम्परेचर कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया है। अब ये टेम्परेचर कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड होती हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में हमने वहाँ पे विजिट करा था, टंडोलियार या जो हमारी जो विलेज साइड है उनमें, तो उनमें एक हमने फार्मर्स की प्रॉब्लम देखी। अब उसमें बेसिक प्रॉब्लम जो फार्मर की आ रही थी, जो उनकी क्रॉप लगी हुई थी उसमें बहुत तरह के उनके प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जैसे क्लाइमेट चेंज जो होता है पाकिस्तान में, आपको पता है कि यहाँ पे हीट ट्रैप हो जाती है, हमारे यहाँ पे बारिशें बहुत तेज़ हो जाती हैं, या हमारे पे डिफरेंट टाइप के जो क्लाइमेट चेंज होते हैं वो फार्मर्स को बहुत इशू कर रहे थे। तो उसमें हमने एक ये सोल्यूशन बनाया है टेम्परेचर कंट्रोल स्ट्रक्चर का। इसमें हमने दो चीज़ें करी हैं। इसमें एक तो जो फार्मर की फसल लगी हुई है वो हमारे इससे बहुत सिक्योर भी हो जाएगी, सेफ भी हो जाएगी, और जो पाकिस्तान में फसल नहीं उगती, फॉर एग्जांपल एवोकाडो वगैरह, ज़ाफ़रान हो गई, या डिफरेंट टाइप की महंगी फसलें जो एक्सोटिक क्रॉप्स हम लोग जिनको बोलते हैं, वो हमारे यहाँ पे हम उसको उगा सकते हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, ये आपकी जनाब एक जगह फसल लगी हुई है और आपने उस फसल के ऊपर एक ग्रीन हाउस जैसा बना दिया, राइट? तो लेमैन के तौर पे मैं तो ये समझाऊँ, आगे आप लीड करें कि अब इस पे टेम्परेचर कैसे असरअंदाज होता है और आपने उसको कैसे कट। देखिए, मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड से इसको कर देता हूँ। जो हमारे नॉर्मल जो विलेजेस में लगे हुए थे, फिक्स टनल्स लगे हुए थे। अच्छा, इनको हमने कराया आरसीसी से, हमने करवाया। आरसीसी होती है रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, जो हमारा होता है, कॉलम्स हमने खड़े कराए जो ताकि ये स्टेबल रहे। दूसरा ये है कि जो आपने मुझसे बात करी कि इनको कंट्रोल कैसे करेंगे आप टेम्परेचर, देखें इसमें हमने सेंसर लगाए हैं। 4 तरह के हमारे पास सेंसर होते हैं, सॉइल, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, रेन का सेंसर। हमने इनसे 4 तरह के सेंसर लगाए हैं। इसमें यह है कि हमारे जैसे अभी आप देख रहे हैं ये पूरा कवर्ड है जी। तो इसमें अंदर आप टेम्परेचर आपका फॉर एग्जाम्पल एवोकाडो है, अगर उसको 12 से लेकर 14 तक का टेम्परेचर चाहिए तो आप इसमें हमने पूरे मॉनिटर लगाया हुआ है मॉइस्चर, उसमें कि टेम्परेचर आप इसमें सेट कर सकते हैं कि हमें 12 से लेकर 14 तक का टेम्परेचर हो। अब उसमें हमने इसमें 2 मोड भी दिए हैं, मैनुअल एंड ऑटोनोमस मोड। ऑटोनोमस मोड पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके जो सेंसर हैं वो इन वर्क आ जाते हैं। इन वर्क में उसमें तो अगर ये टेम्परेचर आपका 14 से या 12 से नीचे जाता है या ऊपर जाता है तो ये अपनी रूफ को ऑटोमेटिकली ओपन करके ऑटोमेटिकली मोबाइल से ऑपरेट करते हैं। कैन यू डू दिस? डेफिनेटली। अगर मैं इसको मैनुअल मोड पे करूँ तो ये साइड और साइडों की रूफ भी, ये मैनुअल मोड हमारा देने का मकसद ये था कि फार्मर अपनी मर्जी से विंड की सर्कुलेशन या अपनी मर्जी से, अगर फॉर एग्जांपल उसको चाहिए अपनी जगह के वेदर के हिसाब, अपनी जगह के वेदर के हिसाब से, अगर फार्मर चाहे कि नहीं मैं मैनुअली नहीं करना, मैं ऑटोनोमस मोड पे करना है, तो हमने दूसरा मोड भी दिया ऑटोनोमस मोड। ऑटोनोमस मोड पे ये है कि आपको टेम्परेचर क्लाइमेट को देखते हुए फंक्शन करेगा सारा ये। फॉर एग्जांपल अगर क्लाइमेट बाहर का हो रहा है 30, तो अंदर का जो इसका टेम्परेचर रहेगा वो 14 ही रहेगा, ताकि वो अंदर जो हमारी फसल है जो कि रिक्वायर्ड टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे हमारा। अच्छा, अब मेरे जहन में आई थी कि ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, हम बात कर रहे हैं फसलों की, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? ये पूरा टनल और सारा इसका जो केज बना हुआ है। मैम, ये हमने एक सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर होता है ईटैप्स, उस पर हमने पूरा एक 1000 स्क्वायर यार्ड का डिज़ाइन करा हुआ है। फिक्स टनल का भी करा था, जो हमने फील्ड विजिट में देखा था, उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको देखते हुए हमने सोल्यूशन प्रोवाइड करा। फिर हमने इसकी ये जो मूवेबल ऑटोमेशन है इसको देखते हुए ईटैप्स पर डिज़ाइन करा पूरा इसको। तो उसमें हमारे पास आरसीसी के कॉलम्स थे, ये हमने स्टील के गर्डर्स रखे और ब्रेसिंग पाइप के तौर पे और ये कंपार्टमेंट के फॉर्म में बनाया। 20 बाय 25 फीट का एक कंपार्टमेंट है। इस तरह 25 कंपार्टमेंट की फॉर्मेशन के थ्रू डिफरेंट मोटर्स के साथ इसकी ऑटोमेशन दी है। ठीक है, अब मैं ये बात करती हूँ कि एक को इंस्टॉल करे तो पहली चीज़ जो उसके जहन में आती है कि मैं ये चीज़ कितनी देर तक मेरा साथ देगी, कितनी क्रॉप्स के साथ मेरे साथ रहेगी, एंड उसकी फाइनेंशियल कॉस्ट वैल्यू क्या है मेरे लिए। देखिए, कॉस्टिंग का सवाल, जैसे हम लोग, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मैं एग्जैक्ट कॉस्टिंग आपको दे दूँगा, लेकिन देखें हमने जो ये प्रोजेक्ट बनाया, बिकॉज हमारी यूनिवर्सिटी लेवल का प्रोजेक्ट है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट वगैरह अगर हमारा साथ दें, अगर जो हमारी एजेंसीज हैं हमारा साथ दें, तो इसमें हम लोग इसको फर्दर उसमें कर सकते हैं। क्योंकि कॉस्टिंग देखें एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं हो सकती, हर जगह का अपना एक सॉइल है, हर जगह की अपनी विंड एक्सपोजर है, हर जगह की अपनी एक कंडीशन है। तो उन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए, उन चीज़ों को आप अकाउंट में लेते हुए, उसके बाद आप फैसला करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक जगह का विंड एक्सपोजर 70 है, तो हमें मोटर ऐसी लगानी है जो 70 हॉर्स पावर से हमारे रेजिस्ट कर जाए। तो आप हम जगह को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए फिर हम लोग एक अपनी कॉस्ट फाइनल करेंगे, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं सिविल के साथ। फॉर एग्जांपल हमारा जो स्ट्रक्चरल वर्क है,
अब इसमें लेकिन हमें इसमें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनको भी अलाइन करना है, जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उनको भी अलाइन करना है, ताकि हम एक साथ अलाइन करें। हमारा मेन फोकस जो है स्ट्रक्चर के उस पर है कि हमें कैसे इस स्ट्रक्चर को अच्छे से अच्छा बनाना है और एडेप्टिव बनाना है फ्यूचर कंसर्न के लिए। फॉर इंस्टेंस अगर 1 एकड़ पे लगाते हैं तो इस ऐसे एक प्रोटोटाइप की कितनी कॉस्ट आ सकती है? देखिए हमने जो ऐसी अप्रॉक्स लगाई है वो हमने स्क्वायर फीट के हिसाब से लगाई है, तो ऑलमोस्ट 200 to 250 स्क्वायर फीट हमने लगाई है। ये मैं अगेन आपको वही सेम बात करूँगा कि अंदाज़न है, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी, बहुत सारी चीज़ें आप सिचुएशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आप देख के करते हैं, तो स्टिल नॉट एग्जैक्ट अमाउंट बट लेकिन एक चीज़ जो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने में, द एक्सोटिक क्रॉप्स, ठीक है, वो फसलें जो पाकिस्तान में नहीं होती लेकिन उनकी बड़ी डिमांड, एक तो आपने एवोकाडो बताया, दूसरा मेरे कानों में आवाज़ पड़ी ज़ाफ़रान, बिल्कुल ज़ाफ़रान की। ज़ाफ़रान गालिबन 1 किलो कितने 6 लाख 7 लाख 6 लाख का 1 ग्राम्स में हज़ारों में होता है, तो बिल्कुल है यार, 1 किलो 6 लाख का हो गया। पाकिस्तान की जो सॉइल है वो उसको मेरे ख्याल से ये इंडियन कश्मीर में बिल्कुल सही, यहाँ पे हमारे यहाँ सिंध में हम इसके थ्रू क्या इसको पॉसिबल कर सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल कर सकते हैं। देखिए हमारा जो मेन मोटिव है वो यही है। अब हमारे यहाँ पे जो सॉइल का हमसे बहुत लोग बात करते हैं कि यार सॉइल हमारी इतनी कंपैटिबल है, बिल्कुल हमारी सॉइल इतनी कंपैटिबल है, इतनी फ्लेक्सिबल है कि हम लोग इसमें डिफरेंट टाइप के एक्सोटिक क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। हमारे बहुत से केमिकल्स आते हैं, बहुत से अदर फंक्शन आते हैं। हमारा जो मेन इशू आता है वो टेम्परेचर कंट्रोल का आता है। जो टेम्परेचर कंट्रोल के इशू आते हैं वो हमने इस प्रोजेक्ट से सॉल्व करा है। बेसिकली टेम्परेचर को मेंटेन रखना, फॉर एग्जांपल अगर उसको टेम्परेचर चाहिए 12 से 14, तो 12 से 14 हमारे यहाँ पे कहीं पे भी सिंध में तो कहीं भी नहीं होता है, बिल्कुल। तो उसको 12 से 14 का मेंटेन टेम्परेचर देने के लिए वो हमारे टेम्परेचर को आप ट्रैप कर लेंगे, टेम्परेचर को ट्रैप कर लेंगे। बेसिकली देखिए हमारा मेन मकसद टेम्परेचर उसको देना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे टेम्परेचर जब हमने कंट्रोल कर लिया तो इससे हमारे बेनिफिशियल बहुत है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल हम फार्मिंग की बात करें तो हमने फार्मर से पता करा था, तो उनको 6 मंथ की जो कल्टीवेशन है उसका करने के बाद उनको अपनी मिट्टी को रेस्ट देना होता है। इसमें हमारा ये नहीं, इसमें हमारा थ्रू आउट द ईयर फार्मिंग हो सकती है, क्योंकि जो टेम्परेचर हमारा कंट्रोल रहता है इसमें, और जो सॉइल है उसको नुकसान नहीं पहुंचता जो ओपन एयर में पहुंचता है। वेल ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई रियली होप कि यहाँ पर जो आप लोगों ने क्रिएट किया है उसकी जितनी ज़्यादा किसानों को ज़रूरत इस वक्त है, मेरे ख्याल में हम उसका अंदाज़ा नहीं है। आई नो समवन जिससे मैं आपको कनेक्ट करवा सकता हूँ। सो यस देयर इज वन थिंग। आखिर में आप दोनों का तालिब और उमर आपका बहुत शुक्रिया। इस वंस अगर आप मुझे दोबारा से करके दिखा सकें, देयर यू गो। और ये जनाब, इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। रखिए अपना ख्याल एंड अल्लाह। While this thing is open. While this thing is open, and now you can close it. There you go. That's the closing of the show. That's सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।